नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। हाल के वर्षों में बहुत से स्कॉलर्स और एनालिस्ट का ये मानना है कि जातिगत राजनीति का अब भविष्य नहीं है। खासकर 2014 के बाद जिस प्रकार हिंदुत्व की राजनीति का उभार हुआ है और धर्म की राजनीति का प्रभाव तेजी के साथ बढ़ा है, इससे तो यही लगता है कि अब जातिगत राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जातिगत राजनीति का वाकई भविष्य नहीं है, वह अवसान की ओर आगे बढ़ रही है? इन्हीं मुद्दों पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा शुरू करने के पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जातिगत राजनीति को आप देखते किस तरीके से। अगर आप अपने आप से पूछिए तो बहुत से लोगों का ये मानना होगा कि जातिगत राजनीति ने भारतीय राजनीति को बहुत ही गलत तरीके से प्रभावित किया है, नकारात्मक रूप में प्रभावित किया है। हालांकि आपकी यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि जातिगत राजनीति का एक पक्ष वह भी है जिसने भारतीय राजनीति और भारतीय समाज को सकारात्मक रूप में प्रभावित किया है। वजह यह है कि भारतीय जो समाज रहा है, लंबे समय से उसमें कई जातियां और कई समूह वह वंचित, उपेक्षित, शोषित और भेदभाव के शिकार रहे हैं। उनके अंदर लंबे समय से उपेक्षा और शोषण के कारण एक मेंटलिटी ऑफ सबऑर्डिनेशन, एक अधीनता की भावना का विकास वहां पर हो चुका था। अब ऐसे में किसी देश का विकास किसी खास समूह और कुछ लोगों के माध्यम से तो नहीं हो सकता। जब तक समाज की मुख्य धारा में सभी लोगों का सहयोग और भागीदारी न हो, तब तक एक देश सुदृढ़ कैसे हो सकता है? आज़ादी के बाद यह यक्ष प्रश्न हमारे सामने भी था कि पूरे देश में हम एक सामाजिक एकता कैसे स्थापित करें, वंचित और उपेक्षित जातियों का किस तरीके से समाज की मुख्य धारा में प्रवेश हो सके और अलग अलग क्षेत्रों में सार्वजनिक जीवन के उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। ये एक अहम सवाल यहाँ पर था और ये काम करने में जातिगत राजनीति ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। शुरुआत इसकी दक्षिण भारत से हुई, जहां गैर ब्राह्मण के माध्यम के द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ एक आंदोलन वहां पर शुरू किया गया और यह आंदोलन था अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर करने और वो हासिल करने का जिसके वो हकदार थे, यानी सत्ता और संसाधन पर भी अपनी दावेदारी वहां पर की जाए। और इसका सफल वहाँ पर प्रयोग भी किया गया। वहाँ डीके पार्टी, डीएमके पार्टी, एआईडीएमके पार्टी जैसे तमाम राजनीतिक दलों ने क्रमिक रूप में राजनीतिक सत्ता को हासिल किया और राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में वो वहाँ पर स्थापित हुए। इससे उनकी सामाजिक स्थिति भी बेहतर हुई। दूसरी तरफ अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयास तो थे ही, लेकिन 1967 के बाद इसमें सबसे बड़े स्तर पर बदलाव देखा गया, जब हरित क्रांति के कारण ओबीसी जातियों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। अब उन्हें अपने को लामबंद करना, एकजुट करना उनके लिए आसान हो चुका था और आर्थिक सशक्तिकरण ने उनके अंदर राजनीतिक चेतना का भी विकास किया और उनके अंदर यह एहसास भी डाला कि संख्या की दृष्टि से आप मजबूत हैं तो आप सत्ता प्राप्त करके नेतृत्वकर्ता के रूप में आ सकते हैं। और यहीं से ओबीसी पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है और 1967 के बाद बहुत से राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में ओबीसी नेता निर्वाचित होते हैं। यहाँ तक कि 1977 में मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार का गठन अगर केंद्र में हुआ तो उसमें भी ओबीसी जातियों की सबसे बड़ी भूमिका रही। तो शुरुआती दौर में जातिगत राजनीति सामाजिक न्याय के सरोकार से जुड़ी थी। इसका केवल मकसद यह नहीं था सत्ता प्राप्त करना, इसका मकसद यह था कि सत्ता क्यों प्राप्त करना, क्योंकि सत्ता अगर हमें मिलती है तो हमारी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति भी बेहतर होगी। नीति निर्धारण, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में वंचित तबकों की भागीदारी होगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और परंपरागत शक्ति संरचना एक परिवर्तन के माध्यम से गुजरेगी, जहां पर जो वंचित और पिछड़ी जातियां हैं वो नए नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित होंगी। और यही हुआ। इस जातिगत राजनीति ने उनका सशक्तिकरण वहां पर किया और उनका प्रतिनिधित्व राजनीति के क्षेत्र में वहां पर स्थापित किया, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति भी बेहतर हुई, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। लेकिन 90 के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये जातिगत राजनीति धीरे धीरे खत्म होती गई? इसके कुछ प्रमुख कारण हैं, बिंदुवार उनको एक एक करके समझते हैं। 90 के बाद सबसे पहला जो कारण रहा जातिगत राजनीति के कमजोर होने का, वो यह था कि जातियों की जो एकजुटता थी, पिछड़ी और वंचित जातियों की, शुरुआती दौर में ओबीसी और अनुसूचित जातियों के बीच में भी एकता देखी जाती थी, लेकिन 90 के बाद यह एकता धीरे धीरे भंग होती गई। अगर हम 1970 के दशक की बात करें तो चौधरी चरण सिंह ने 1970 में एक बड़ा जबरदस्त प्रयोग किया था, जिसको हम जाति समीकरण कह सकते हैं, जाति गणित कह सकते हैं, और अजगर नाम की एक धारणा दी। अजगर का मतलब क्या था? अहिर, जाट, गुज्जर और
राजपूत। इसी तरीके से आगे मजगर की धारणा दी गई, यानी मुस्लिम, अहिर, जाट, गुज्जर और राजपूत। इसी तरीके से खाम की धारणा दी गई, यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। यानी एक जैसी जो वंचित जातियां थी वो एकजुट होकर सत्ता प्राप्त करने का प्रयास वहां पर करती थी, और जिसका एक सीधा साधा उद्देश्य था कि वंचित जातियां राजनीति में आएंगी, निर्णय करेंगी, निर्णय निर्माण में भागीदारी करेंगी और अपने वंचित तबकों का उत्थान और सशक्तिकरण कर पाएंगे। लेकिन 90 के बाद यह जो एकता थी वह यहां पर विभाजित हुई। ओबीसी पॉलिटिक्स अलग दिशा में गई, दलित पॉलिटिक्स अलग दिशा में गई। ओबीसी पॉलिटिक्स में भी जो एकजुटता होनी चाहिए थी वो अब नहीं रही। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि ओबीसी जातियों में जो भी जातियां थी उनकी अब स्थिति एक जैसी नहीं रही। 90 के बाद धीरे धीरे ये देखा गया कि जो आरक्षण का प्रभाव था या जो राजनीति में भी सक्रियता थी वो कुछ खास जातियों, ओबीसी में कुछ खास जातियों को ही राजनीति का अधिक लाभ मिला, आरक्षण का अधिक लाभ मिला। कुछ खास जातियों तक ही सामाजिक और आर्थिक जो लाभ थे वो वहाँ पर उपलब्ध हो पाए। यानी अन्य जातियाँ जो ओबीसी में थी उनके अंदर ईर्ष्या की भी भावना आएगी, उनके अंदर वंचना की भावना, उपेक्षा की भावना आएगी। उन्हें ये लगेगा कि ये जो ओबीसी राजनीति चली है वह उनके लिए छलावा रही, क्योंकि यह तो एक कुछ जाति समूहों तक ही यह केंद्रित रही है, इसके अलावा हमें तो कुछ मिला नहीं है। तो ऐसे में वह एकजुटता वहाँ पर टूटी और उनके बीच में एक दूरियां बनती गई। यही स्थिति दलित राजनीति के साथ भी यहाँ पर देखी गई। तो इसलिए अब यह देखा गया कि धीरे धीरे कोई भी ओबीसी पार्टी ऐसी नहीं थी जो सभी ओबीसी और दलित जातियों को एक साथ एक मंच पर ले आ सके। तो इसलिए ओबीसी पॉलिटिक्स दिनों दिन लगातार कमजोर होता गया। दूसरा एक बड़ा कारण जातिगत राजनीति का जो कमजोर होना रहा वो ये रहा कि 90 के बाद सत्ता प्राप्त करना ही मूल उद्देश्य बन चुका था और यह वोट बैंक की राजनीति में परिवर्तित होता जा रहा था। तो वोट बैंक की जब राजनीति अगर आपको करनी है, यानी आपको सत्ता में आना है, तो आपको केवल और केवल अपने ही जाति के वोट से सत्ता तो नहीं मिलने वाली है। और जैसा हमने कहा ओबीसी जातियों में विखंडन भी शुरू हो चुका था, तो हमें अन्य जातियों की भी जरूरत थी। तो सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से अन्य सभी जाति समूहों को, जो भले ही विरोधाभासी हों, उनको अपने साथ लाने का प्रयास शुरू हुआ। इसका सबसे पहले सफल प्रयोग 2007 में बसपा के द्वारा किया गया। ब्राह्मण और दलित पहली बार दो विरोधी जो समूह हैं वो एक साथ एक मंच पर आए। बसपा एक दौर में इसी ब्राह्मणवाद और मनुवाद के खिलाफ राजनीति कर रही थी, लेकिन अब वही ब्राह्मण और दलित एक साथ एक मंच पर आए। और जब ऐसा होगा तो इसके अपने सकारात्मक प्रभाव भी हैं, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, नैरेटिव चेंज होगा। क्योंकि एक दौर था जब बसपा में कभी नारे ये लगते थे कि तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार। अचानक 2007 के बाद नारे बदल जाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अब इस तरीके के नैरेटिव जब आएंगे तो वो जो जातिगत जो एक विजन था, जातिगत जो एक धारणा थी कि हम जिस प्रिंसिपल के साथ, जिस विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ रहे थे, वो विचारधारा कहीं ना कहीं डाइल्यूट होगी और कई बार ये अवसरवादी राजनीति ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये भी एक बड़ी कारण रही कि जहाँ पर ओबीसी जातियाँ और दलित जातियों की जो राजनीति थी वो कमज़ोर होती गई, क्योंकि उनकी जो वैचारिक कठोरता और दृढ़ता थी अब वो डाइल्यूट हो रही थी। तो ये एक बड़ा कारण यहाँ पर बना। लेकिन तीसरा और जो सबसे बड़ा कारण था वो था 90 के बाद धर्म आधारित राजनीति का उभार। धर्म आधारित राजनीति का उभार हुआ कैसे, पहले ये समझिएगा। 90 के पहले ये देखा जाता था कि भारत में हिंदुत्व की राजनीति उतनी ताकतवर नहीं थी। हालांकि जनसंघ के माध्यम से इस दिशा में प्रयास किया जाता था और बाद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन 90 के बाद इसका बड़ी तेजी के साथ उभार यहाँ पर देखा गया। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि अन्य जो पार्टियाँ थी, जैसे कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, अन्य पार्टियों पर ये आरोप लगते रहे हैं कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण यहाँ पर करते हैं। और बहुत से ऐसे उदाहरणों के माध्यम से ये नैरेटिव धीरे धीरे बिल्ड होता गया कि यहाँ पर जो सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं वो यहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं। और इस घटना ने जो है वह हिंदू जो ध्रुवीकरण है उनको करना तेज शुरू कर दिया। लेकिन अभी समस्या ये थी शुरुआती दौर में कि हिंदू जातियों के रूप में बटा हुआ था और जब तक वह जातियों के रूप में बटा होगा धर्म की राजनीति कभी सफल हो ही नहीं सकती है।
लेकिन धीरे समय के साथ ये देखा गया कि ये जो धार्मिक पहचान है वह इतना मजबूत होता गया कि जातिगत पहचान के बावजूद धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीति ज़्यादा मजबूत और प्रभावी हो गई। यानी आज अगर हम भारतीय समाज की बात करें, एक हिंदू की बात करें, तो हिंदू अपनी जातिगत चेतना को भी लेकर चल रहा है, लेकिन उस जातिगत चेतना के साथ धार्मिक चेतना आ गई। और खासकर यह जो चेतना है ओबीसी जातियों में खासकर वहां पर देखी गई और कुछ हद तक अनुसूचित जातियों में भी देखा गया। कल तक जो बीजेपी केवल उच्च जातियों की पार्टी थी, बहुत जल्द ही वो ओबीसी और अनुसूचित जातियों का भी मत अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रही। इसकी वजह क्या थी? इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो 90 के बाद जो पिछड़ी जातियां थी, जैसे जैसे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव आया, आरक्षण का लाभ उन्हें मिला और अलग अलग तरीके से उनका प्रतिनिधित्व सार्वजनिक जीवन में बढ़ा, तो धीरे धीरे जो जाति को लेकर उनकी नाराजगी थी, क्योंकि हिंदुइज्म को लेकर क्या नाराजगी थी कि हिंदुइज्म में हमारा शोषण हुआ है, हमारा उपेक्षा हुआ है, हमारा भेदभाव हुआ है, लेकिन अब उन्हें ये लग रहा है कि नहीं, अब तो सामाजिक आर्थिक रूप में वो बेहतर हो रहे हैं, उनके ही जाति समूह के लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अलग अलग मंत्री, राष्ट्रपति, तमाम अलग अलग पदों पर वहां पर बैठे हैं। तो ये एहसास, एक सशक्तिकरण की जो रियलाइजेशन है, एमेंसिपेशन है, वो यहाँ पर बहुत तेजी के साथ मजबूत हुई। तो ऐसे में अब जातिगत जो पहचान यहाँ पर है, वो उसमें उस तरीके का गुस्सा, अनरेस्ट हिंदुइज्म को लेकर नहीं है कि हिंदू समाज में जो गुस्सा पहले था कि हमारा शोषण ये करता था, अब वो नहीं है। तो ऐसे में अब वो अपने धार्मिक पहचान की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कहा भी जाता है कि जब आपका एक जो पहचान है, पहचान या निष्ठा के कई स्तर होते हैं, और जब कोई छोटा जो है आपका पहचान, उसके जो उद्देश्य हित हैं पूरे हो जाते हैं, तो आप और बड़े ग्रेटर आइडेंटिटी की तरफ आप मूव करते हैं। और यही ओबीसी और दलित जातियों में यहाँ पर देखा गया। आज यह भी देखा जा रहा है कि ओबीसी जातियाँ तो ऊंची जातियों की तुलना में ज़्यादा बड़ी हिंदुइज्म के प्रोटेक्टर और कस्टोडियन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत यहाँ पर कर रही हैं। तो धार्मिक चेतना इतनी तेजी के साथ मजबूत हुआ और कई मुद्दों ने इस धार्मिक चेतना को और मजबूत कर दिया, जैसे समान नागरिक संहिता का मुद्दा है, या अनुच्छेद 370 का मुद्दा, धर्म परिवर्तन का मुद्दा, गौवध का मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन्होंने समाज में ध्रुवीकरण बहुत तेजी के साथ किया। और मुस्लिम और हिंदू समाज का ये जो पोलराइजेशन था, इसने धार्मिक चेतना हिंदुओं में भी मजबूत की, मुसलमानों में भी मजबूत की, और धर्म आधारित राजनीति तेजी के साथ यहाँ पर बढ़ी। तीसरा एक और बड़ा कारण ये भी रहा कि भारत में वर्गीय चेतना का भी 90 के बाद विकास हुआ। जिस तरीके का बाजारीकरण आया, अब लोगों की अभिलाषाएं, आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। अब उनकी आधारभूत ज़रूरतें केवल रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सड़क, बेहतर अवसंरचना, सब कुछ चाहिए उन्हें। तो ऐसे में अब यहाँ पर केवल जातिगत राजनीति करके कोई भी राजनीतिक दल वह अपने मतदाताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें बहुत से मतदाता ऐसे हैं जो अपने पार्टी में ये देखना चाहते हैं कि क्या वो विकास का मुद्दा, सुशासन का मुद्दा भी उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न यहाँ पर रहा है। इनके साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो जितने भी कारण यहाँ पर हमने चर्चा की हैं, ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति लगातार वहाँ पर कमज़ोर होती है ही, और विखंडन यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ हो गया है। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि जातिगत राजनीति का कोई भविष्य नहीं? तो ये बात सही नहीं है। ये क्यों नहीं सही है, पहले ये समझिएगा। कुछ फैक्ट्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि अगर आज भी आप देखिए जातिगत राजनीति एग्जिस्ट करती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें, यहाँ अपना दल या ओम प्रकाश राजभर जी की सुभाषपा है, या यहाँ पर अगर हम बात करें निषाद जो पार्टी है, तो इस तरीके की जो पार्टियाँ हैं, ये ओबीसी एससी जो ग्रुप्स हैं, उनके ही लीडर्स के थ्रू यहाँ पर बनाई गई। आप बिहार में देखिए, वहाँ पर मुकेश साहनी की पार्टी रही है, या जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी अभी तक थी, लोजपा अभी भी है वहाँ पर। तो ये सब तो जातिगत आधार पर ही गठित की गई पार्टियाँ हैं। तो जातिगत आधार पर पार्टी और नेता वो इररिलेवेंट नहीं हुए। पहली चीज़ तो ये आप यहाँ पर समझिएगा। मुद्दा ये है कि अब ये माइक्रो ग्रुप में बदल चुके हैं। जो एक मेजर ग्रुप था, ओबीसी एक पूरा चंक था, एक एससी पूरा चंक था, अब वो बट गया है, इसलिए वो अकेले दम पर सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। तो कास्ट इतना डोमिनेटिंग फैक्टर पॉलिटिक्स का नहीं रह गया। तो फैक्टर तो है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अभी भी चल रही है, लेकिन मुद्दा ये है कि अब कोई भी
एक एकजुटता जो ओबीसी और यहाँ पर एससी जातियों में है वो नहीं है। तो पहला तो रीज़न यहाँ पर ये है कि जातिगत राजनीति है। दूसरा, हाल के दिनों में जैसे जैसे बीजेपी का उभार हुआ तो विपक्षी दलों ने प्रयास भी किया कि जातिगत मुद्दे को उठाया जाए, जातिगत जनगणना की बात की गई, नारा दिया गया जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आरक्षण नीति में कई खामियां हैं उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में अनुसूचित जातियों के खिलाफ हिंसा के मामले भी बढ़े हैं तो उन मुद्दों को भी उठाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जातिगत मुद्दे ही गायब हैं या जातिगत मुद्दों पर जो है लामबंदी करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो ये भी यहाँ पर देखा जा रहा है और आने वाले समय में भी जो ये जातिगत विरोधाभास हैं अभी भी भारतीय समाज में विद्यमान है। अभी भी भारतीय समाज में जातिगत आधार पर जो शोषण और भेदभाव हैं वो बहुत से समूह ऐसे हैं जो उसके कारण जो है वंचित और शोषित हो रहे हैं। तो ये मुद्दा तो एग्जिस्ट अभी भी कर रहा है, कल भी यहाँ पर कर रहा था। तीसरा बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो हमें समझना है कि असल में जातिगत राजनीति तो आज भी है, क्योंकि जो भी उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है और जो अपील किए जा रहे हैं, वोट मांगे जा रहे हैं, वो ये सब भी जाति के आधार पर, हर पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर ही तो टिकट दे रही है। तो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस या सपा और बसपा हो, तो जातिगत राजनीति अगर खत्म होती तो फिर जाति को के आधार पर उम्मीदवारों का चयन ही नहीं होता। तो कास्ट तो एग्जिस्ट करेगा। अभी इतनी आसानी से कास्ट पॉलिटिक्स नहीं खत्म होने वाली। प्रॉब्लम यह है कि कास्ट पॉलिटिक्स जो एक दौर में सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ मुद्दा था, आज वोट बैंक की पॉलिटिक्स में बदल चुका है। और इसलिए इस जातिगत राजनीति का जो एक ट्रस्ट होना चाहिए, लेजिटिमेसी, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, वो कमजोर हुई है। आज जातिगत राजनीति करने वाले जो नेता हैं वह जो मूल सरोकार है जातिगत संरचना में, अभी भी जो शोषण भेदभाव के तत्व हैं उन मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं देते। वो लोक लुभावन बातें वहां पर करेंगे, जातिगत चेतना और पहचान की बात करेंगे, लेकिन जातिगत जो राजनीति के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिए, एक आइडियोलॉजी चाहिए, एक फिलॉसफी चाहिए, वो लैक कर रही है। वो नए मुद्दे, नवाचारी मुद्दे, वह मुद्दों को स्थापित नहीं किया जा रहा है। पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरा, जो जातिगत राजनीति करने वाले जो भी पार्टीज और नेता हैं वो कई बार ये इस बात को नहीं समझ पाते हैं। उन्हें ये लगता है कि जातिगत राजनीति इसलिए कमजोर हुई है क्योंकि धर्म की राजनीति मजबूत हुई। तो धर्म की राजनीति केवल एक फैक्टर नहीं है जिसने जाति की राजनीति को कमजोर किया है, लेकिन जातिगत राजनीति करने वाले जो नेता हैं वो अक्सर जातिगत राजनीति करने के चक्कर में धर्म के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर स्टालिन जी के बेटे जो उदयनिधि हैं, उन्होंने सनातन धर्म को बीमारी कहा और कहा इसका समूल नाश कर देना चाहिए, या स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस तरीके से हिंदुइज्म पर बातें वहाँ पर बोली। सवाल इस चीज़ का है कि आप जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर आप निशाना साधिए। आप धर्म पर निशाना साधेंगे तो धार्मिक ध्रुवीकरण तो और ज़्यादा होगा, तब तो हिंदुइज्म और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत होता जाएगा। तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पर जो है ये जो होना चाहिए कि जातिगत राजनीति स्पष्ट मुद्दों के आधार पर होनी चाहिए, धर्म के साथ घालमेल करने की कोशिश, धर्म के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए जातिगत राजनीति की, वो नहीं हो रही है। और तीसरा और सबसे अंतिम बात कि जातिगत राजनीति तभी वहाँ पर सफल होगी जब जो ओबीसी एससी जातियाँ हैं उन्हें जब जो है एकजुट करने का वहाँ पर प्रयास किया जाएगा। लेकिन मुद्दा यह है कि वो अब प्रतिस्पर्धी जातियों में परिवर्तित हो चुके हैं। तो जैसा हमने कहा कि वहाँ पर जो भी जो जातिगत राजनीति में जो ऐसी जातियाँ हैं जो ज़्यादा उपेक्षित हैं, ज़्यादा शोषित हैं, जब तक उनके सरोकार और उनके मुद्दों को सही प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा, सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा, ईमानदार प्रयास नहीं किया जाएगा, तो आप यहाँ पर सोशल एक्सक्लूजन आप खुद अगर करेंगे तो फिर कौन सा आप जो है बेहतर पॉलिटिक्स वहाँ पर कर पाएंगे। मतलब अगर आप जातिगत राजनीति करना चाहते हैं तो आपको एक्सक्लूड करना होगा कि आप अगर ओबीसी पॉलिटिक्स के नुमाइंदा बनना चाहते हैं तो आप जब जो है टिकट दे रहे हैं तो हर वर्ग, हर समूह जो उस जाति के हैं, सबको वहाँ पर अगर टिकट नहीं मिल रहा है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, उनके मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, तो फिर जातिगत राजनीति नहीं चल पाएगी। तो इसलिए जातिगत राजनीति में बहुत बड़े स्तर पर एक प्रयोगधर्मिता और नवाचारिता की ज़रूरत है अगर सामाजिक न्याय के मुद्दे पर करना है। अदरवाइज वोट बैंक की राजनीति भारतीय राजनीति और समाज के लिए बेहद घातक है, समाज की एकता के लिए बेहद घातक है, विघटनकारी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हाँ, सामाजिक न्याय का मुद्दा अगर आता है, अगर उस तरीके के सार्थक मुद्दे उठाए जाते हैं तो निश्चित रूप से वो गलत नहीं होता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो भारतीय राजनीति में जाति का सकारात्मक रोल कभी रहा हुआ करता था, आज ये कहा जा सकता है कि वह नकारात्मक रूप में आगे बढ़ रही है। और अगर यही प्रवृत्ति रही तो वाकई में जातिगत राजनीति का भविष्य बेहतर नहीं है।
आप सभी के क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।